हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनट्यूशनरी पेपर सेकंड हिंदी से। पिछली परीक्षा 2 दिसंबर 2019 में हुई थी, उस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र लेकर आए आपके लिए। पूरा प्रश्न पत्र हल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। या आपको किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है द्रौपदी, 8वां सर्ग, पहला राज्य, एक और द्रोणाचार्य। इस समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये शंकर शेष वे संगति बोध के नाटककार है। एक और द्रोणाचार्य जो 1977 में प्रकाशित हुआ था, इनका प्रकाशन से 1977। एक और द्रोणाचार्य। आवारा मसीहा की किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है ये? आवारा मसीहा जो देखिए जीवनी है ये, इसके बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र बोदेव मुखोपाध्याय। देखिए आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र जी की है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी? शरत चंद्र, और ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, शरत चंद्र की जीवनी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में क्यामत का वर्णन है? क्यामत का वर्णन किसमें है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या मधुमालती? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में क्यामत का वर्णन है? किसमें है? आखिरी कलाम में, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा अपने साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है। इसमें इन्होंने मुगल बादशाह के बाबर की प्रशंसा भी की गई है। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है ये आखिरी कलाम। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वर्ण रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है ये पंक्तियां। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वर्ण रचनात्मक करुणा का ही भाव है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कि कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, ठीक है, तालव्य वर्ण कौन सा है? च, त, ट, जय। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, कि तालव्य का वर्ण कौन सा है? जय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। विकल्प डी है, देखिए इसमें मिस्टेक है, ये शायद ये पै होगा, है ना। देखिए च भी देखिए, च और छ जय जय इन दोनों ही तालव्य वर्ण होते हैं, लेकिन शायद मिस्टेक में है। च जो है ये तय जो हमारा दंत हो गया, ट जो हमारा मूर्धन्य हो गया, और पै हमारा उष्ठ हो जाता है, और जय हमारा च वर्ण जो होता है ये हमारा तालव्य हो जाता है, और क वर्ण जो हमारा कंठ हो जाता है। ओह सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें ये पूछा गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही है हमारा। देखिए नीचे कोट भाषा में देखिए डी नंबर, देखिए च और जय जो हमारे तालव्य वर्ण है। ये कोट भाषा नहीं देखी हमने, चलो कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारा। राज्य भाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत की एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान
करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। इनमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 और 4 हो जाएंगे। ये हिंदी सर्वाधिक बोली जा और समझी जाने वाली भाषा है, बिल्कुल सही है। यही सारे भारत का एक माध्यम हो, ठीक है। फिर 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए और उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 1 2 और 4 हो जाएगा। ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो इसमें कुल 21 सदस्य थे। इनकी सिफारिश थी ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी की। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं कि प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पद्धति पर द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है 1 2 2 3 1 3 1 4। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर है किस प्रकार है? ये 1 और 3 हो जाएंगे हमारे कि प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा हमारे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्ति व चित्रे का निर्माता अभाव था। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 4 नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और पहला भी हमारा सही हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें से 2 सिरे और तीसरे में से हमें लेना ही पड़ेगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। फिर वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। तो 1 2 और 4 इनका सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अमीर खुसरो को अपने साहित्य इतिहास में वीरगाथा काल के अंतर्गत फुटकल साहित्य में स्थान दिया इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कि दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का तथा यथातथ अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 4, 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 और 4 हो जाएंगे। दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशक की हार, आदिम रात्रि की महक। ये विकल्प दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन सी हैं? 2 और 4 है, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। ये ठुमरी जो है सन 1959 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है और आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में। मुर्दों का गांव, लेकिन मुर्दों का गांव और कर्मनाशा की हार ये धर्मवीर भारती के व शिव प्रसाद सिंह के कथा संग्रह है। मुर्दों गांव धर्मवीर भारती का, कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह। ये पल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बबर अली खां शेख, सॉरी पीर बख्श खां, ठीक है, चौधरी पीर बख्श, दोनों हमारे सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से टी.एस. एलियट की पुस्तकें हैं साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। विकल्प है 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3, 3 और 4।
ठीक है, संकेत जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो जाएगा, द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड। टीएस एलियट की पुस्तकें हैं ये, द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आचार्य सिमेंद्र के ग्रंथों के नाम है वैयक्तिक विवेक, दस कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुविदित तिलक। विकल्प दिए गए 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 3 और 4। में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 3 और 4 है ये। कविता कवि कंठाभरण, सुविदित तिलक, दोनों ही आचार्य सिमेंद्र की कविताएं, एक ग्रंथ है इनकी ये। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। 1 और 2 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर हो जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। फिर मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। 1 और 2 हमारे सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं है? उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमर दूत, रास पंचाध्यायी। विकल्प दिए गए 1 और 3, 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाए 1 और 3। उद्धव शतक, भ्रमर दूत आधुनिक काल की रचनाएं हैं। द्विवेदी योगीन कविता की विशेषताएं हैं श्रृंगार प्रेरितता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। ये विकल्प हैं 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4। में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 2 और 4 है। इतिवृत्तात्मकता है और प्रबंधात्मकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? ये छायावाद की नहीं है, कौन सी नहीं है? झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। विकल्प 1 और 2, 3 और 4, 2 और 3, 4 और 2। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 है। ये पथिक है और मिलन है। ये छायावाद की नहीं है ये। सांप्रदायिक विदेश और विभाजन के त्रासदी पर आधारित उपन्यास है आवारा मसीहा, महाबोध, तमस या झूठा सच। विकल्प दिए गए 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ये 3 और 4 नहीं, महाबोध, सॉरी दोस्तों, देखिए तमस, झूठा सच, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तमस उपन्यास के पात्र हैं कनक, रिचर्ड, लीजा या सेल्मा। विकल्प दिए गए 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3 या 1 और 4। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 2 और 3 है कि रिचर्ड और लीजा। तमस उपन्यास के पात्र जो है ये रिचर्ड और लीजा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है कि महाभोज, आपका बंटी, शैलूज या बसंती। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है? किस ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 जो है नहीं पूछा गया है। देखिए सैलूस और बसंती जो है ये आप मनु भंडारी के उपन्यास नहीं। देखिए महाभोज और आपका बंटी दोनों ही है। ये सैलूस जो है शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। और बसंती जो है विषम साहनी का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है एक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, खाली घर, वसंत का एक दिन, निष्कासन। ये कूट दिया गया है 1 और 3, 2 और 3, 3 और 1, 1 और 4। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 1 और 4 है। कहानी संग्रह जो है कौन से हैं? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन। ये दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है ये दोनों ही। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
निम्नलिखित में से सत्रीय नाटकोंकारों की कौन सी रचनाएं हैं? प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों के घर, उत्तर उर्वशी, नेपथ्य राग। विकल्प दिए गए 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4, 1 और 2। ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। 2 और 4 जो है नाटककारों की रचनाएं हैं। ये सत्रीय नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? बिना दीवारों के घर, नेपथ्य राग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की सौंद उक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने ही यही समझा कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आवरने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लो अनासागर में घुसकर विस्फोट करेगा। विकल्प दिए गए 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए 2 और 3 है। ये चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य की समानताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? देखिए 2 और 3 हो जाएंगे हमारी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, ये अस्मिता के लिए किस किस को नमन करूं? अंगद की नियति, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4 या 3 और 4। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए 1 और 4 हो जाएंगे। ये अस्मिता के लिए कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। ये विद्यानिवास द्वारा मिश्र द्वारा रचित निबंध है। नहीं ये पूछा गया, सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।